दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर दिनेश परोले सर, जो कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो जैसे कि हम जानते हैं हृदय के बारे में कि हृदय को हेल्दी रखने के लिए किस तरह के एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, एसिडेंटरी लाइफ स्टाइल जो चल रही है युवाओं में, कार्डियक अरेस्ट के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या विश्लेषण है, किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए और हृदय रोग के क्या लक्षण होते हैं, उस बारे में आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम देखेंगे तो आजकल मैं रोज़ ही बहुत कम उम्र के जवान युवाओं को देख रहा हूँ कि हार्ट के बीमारी की वजह से बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। तो इसका मेन कारण है कि बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ, खान पान बिल्कुल भी ठीक नहीं रहना, स्मोकिंग, बहुत जल्दी शुगर का डायग्नोसिस हो जाना। इस कारण ये देखा जा रहा है कि आजकल जो 50% जो मरीज है हार्ट डिजीज़ के, 50 के नीचे है और 25% जो पेशेंट है 40 की उम्र के नीचे के है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो हमारा ईयरली हेल्थ चेकअप है, टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप करते रहना चाहिए। एक बार आप 20 साल के हो गए तो एक बार करवा लेना चाहिए, और उसके बाद अगर उसमें कुछ आता है तो 2-2, 3-3 साल में करा सकते हैं, या तो फिर सीधा आप 20 साल के बाद सीधा 30वें साल पे करा सकते हैं। आपको अपनी जो शौक पानी है उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ पीयर प्रेशर या टीवी में देख के स्मोकिंग, अल्कोहल या फास्ट फूड, इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। हाई सॉल्ट डाइट बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अच्छे से तरीके से स्ट्रेस फ्री अपना जीवन जीना चाहिए। ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस ठीक नहीं है। उसके अलावा फिर व्यायाम की बात आती है। व्यायाम कम से कम रोज़ दिन में आधा घंटा करना चाहिए हमको। सप्ताह में 5 दिन भी काफ़ी होता है अगर आधा घंटा ठीक से आप व्यायाम कर लेते हैं तो। उसके अलावा तेल जो है वो तेल की क्वांटिटी आपको कम से कम रखनी चाहिए। आपको अपना बीपी जो है नॉर्मल रेंज क्या है आपको पता होनी चाहिए। शुगर की नॉर्मल रेंज क्या है आपको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल रहना चाहिए। यही सारी जो जनरल चीज़ें हैं इस पर आप ध्यान रखेंगे तो आगे जाके आपकी ज़िंदगी काफ़ी सेहतमंद हो सकती है। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पोस्ट कोविड इरा के बाद यंगस्टर्स जो है उन्होंने एक ऐसा लगा कि मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए। वो जिम में जाके हाई प्रोटीन लेते हैं, मर्क्यूरी लेते हैं, उसका इफेक्ट उनके हार्ट पे हो रहा है और कभी कभी एक्सरसाइज करते करते उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये किस तरह की लाइफस्टाइल है युवाओं की और किस तरह से रोकथाम करना चाहिए, उस बारे में बताइए। युवाओं को इंस्टाग्राम, फेसबुक या हीरो लोगों को देख के या उनकी बॉडी को देख के बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल बॉडी या नहीं है। नेचुरल बॉडी आप अपने बुजुर्गों को देखेंगे तो किस तरह की थी, उनकी उम्र कितनी है, आपके स्टार लोग की उम्र कितनी है, इसको आपको जान लेना चाहिए। एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, परंतु अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो हमेशा पहले एक सर्टिफाइड डॉक्टर से आपका एक नॉर्मल ईसीजी, इको और टीएमटी करवा लीजिए। अगर ये सब कुछ नॉर्मल रहता है तो ही आप हेवी एक्सरसाइज के तरफ बढ़िए, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। सिर्फ बाजू वाला जिम का पार्टनर कितना ज़ोर से जिम कर रहा है या वो कितना पाउडर खा रहा है, क्या कर रहा है, इसको देख के नहीं है, इससे फिटनेस आपकी नहीं होगी। आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना है। आपको कोई हर दूसरी मैराथन नहीं भागना है, आपको कोई आयरन मैन नहीं बनना है। कंपटीशन जो करते हैं लोग या जो सच में एथलीट रहते हैं उनकी सालों की मेहनत रहती है। वो पहले ही दिन या कुछ ही दिनों में, पहले ही कुछ महीनों में आते बराबर जिम में जोर से एक्सरसाइज करना शुरू नहीं करते हैं। आपके बॉडी को उसकी आदत नहीं है, इतना ज़्यादा करने जाएंगे तो आपके बॉडी को धोखा होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। तो हमेशा गाइडेड एक्सरसाइज करनी चाहिए, धीरे धीरे करके अपनी जो एक्सरसाइज है उसका प्रमाण बढ़ाना चाहिए। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेवी वेट्स या हेवी वर्कआउट करना ही चाहते हैं तो हमेशा पहले एक ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट कराइए। अगर ये सब कुछ नॉर्मल रहता है तो ही बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो इसका आपको फ़ायदा कम पर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। सर, अक्सर ये देखा गया है कि काफ़ी लोगों को छाती में पेन होता है तो और एसिडिटी भी होती है, तो उनको ये समझ में नहीं आती कि एसिडिटी हाई है या अपने क्या बोलते हैं हार्ट अटैक के इनिशियल ये तो संकेत तो नहीं है। ऐसा कई लोगों में कंफ्यूजन होता है, तो आप ये दोनों का डिफरेंसेस कैसे बताओगे? अगर हार्ट का दर्द और पेट की एसिडिटी ये कंफ्यूजिंग होते हैं, सिम्टम्स ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए बहुत बार लोगों को लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है इसलिए हार्ट अटैक का पेशेंट काफ़ी बार अस्पताल में लेट पहुंचता है।
तो अगर आप देखेंगे जो हार्ट का दर्द होता है वो अक्सर मेहनत करने पे आता है। अगर आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा सीने में भारीपन हो गया, दर्द हो गया, और उसके बाद जैसे ही आराम करते हैं ठीक होते हैं। और एसिडिटी होती है यूजुअली ये खाने के बाद होती है। परंतु पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना नाम का एक मेडिकल टर्म होता है जो भी हार्ट के मरीजों में देखा जाता है कि अगर हार्ट के ब्लॉकेजेस है तो खाना खाने के बाद सीने में भारीपन होना, ये भी कॉमन है। तो ये काफ़ी ओवरलैपिंग सिम्टम है। और अगर ये आपको बार बार बॉदर होता है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के एक ईसीजी, इको, टीएमटी जैसे भी डॉक्टर बताएंगे उससे आप क्लियर कर देंगे तो ये धोखे से दूर रह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ओवरलैपिंग है और समझ पाना मुश्किल हो सकता है। सर सडनली किसी को हार्ट अटैक के ऐसे कोई संकेत मिलते हैं या अटैक आता है तो वो गोल्डन पीरियड क्या होता है, और सेकंड थिंग जो एस्पिरिन जो लिया जाता है टैबलेट्स, उसका क्या रोल कॉल होता है, उस बारे में आप बताइए। अगर किसी को सीने में भारीपन हो या दर्द होता है तो उसको तो सबसे पहले जो भी आपके मदद के लिए अगल बगल अवेलेबल है घर में उसको मदद के लिए बुलाना चाहिए। शांति से एक जगह पे बैठना चाहिए, कपड़ों को ढीले करवा देना चाहिए और धीरे धीरे करके सांस लेनी चाहिए तब तक कि कोई आपको मदद के लिए आए और अस्पताल ना ले जाए। अगर घर पे एस्पिरिन की गोली है तो एस्पिरिन की 300 mg की गोली आप चबा लेके खा सकते हैं। एस्पिरिन की गोली खून को पतला करती है और जो ब्लॉकेजेस है उसको खून को पतला करके थोड़ा रास्ता बनाने की कोशिश करती है जब तक कि आप हॉस्पिटल ना पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते बराबर आपको ऐसे फैसिलिटी में जाना है कि जहां पे कम से कम ईसीजी की तैयारी हो, क्योंकि ईसीजी से एक हार्ट अटैक डायग्नोस होता है और ईसीजी देख के फिर डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आगे किस तरह का ट्रीटमेंट लगेगा। आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या खून पतला करने का दवाई देना है या बाईपास, जो भी ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से आगे चलेगा। सर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप ये भी बताइए कि जैसे कि जब हार्ट में जो ब्लॉकेजेस आते हैं जहाँ चीरफाड़ की जरूरत गिरती है या बाईपास जो होता है, तो जब ईईसी भी जो थेरेपी जो है उसका ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप ये बताइए कि क्या डिफरेंसेस होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट जो करता है, सर्जन करता है, और ये ईईसीपी जो थेरेपी जो है वो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? ईईसीपी थेरेपी एक ये साइंटिफिक ही थेरेपी है, परंतु इसको कौन से पेशेंट में देना है ये बहुत ज़रूरी है जानना। अपने यहाँ पे भारत में फ़िलहाल क्या हो रहा है कि मार्केटिंग के द्वारा गलत लोगों से गलत पेशेंट को ईईसीपी की ट्रीटमेंट दी जा रही है। ईईसीपी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को कभी कभार हम एडवाइस करते हैं एज अ लास्ट रिसॉर्ट। ये लास्ट रिसॉर्ट है, इससे फ़ायदा कम है। एंजियोप्लास्टी बाईपास से लोगों को सालों साल जान का फ़ायदा मिलता है। ईसीपी एक ये लास्ट एंड ट्रीटमेंट होती है और ये भी एक कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के एडवाइस से एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि एमबीबीएस, एमडी या कार्डियोलॉजी कर चुका है उससे करवानी चाहिए, ना कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से। आप प्लीज़ ईसीपी करने वाले डॉक्टर की डिग्री चेक कीजिए कि वो कौन है कराने वाले और सच में उसका क्या फ़ायदा है। अगर अमेरिकन कार्डियोलॉजी कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी से आप देखेंगे तो ये ईसीपी जो ट्रीटमेंट है ये 2B या 3 क्लास का ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि इसका फ़ायदा काफ़ी कम है और बहुत ही सिलेक्टेड मरीजों के लिए है। ये पहला, मैंने आपको अगर हार्ट डिजीज़ डायग्नोस हुआ, ब्लॉकेज है, तो ये पहली चीज़ नहीं है जाके करने के लिए, ये आखिरी चीज़ है अगर कुछ नहीं हो सकता है तो, क्योंकि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा फ़ायदा दे सकती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो कोलैटरल्स है वो थोड़े से बढ़ते हैं और हार्ट की थोड़ी पंपिंग बढ़ाते हैं, परंतु मेजर ब्लॉकेजेस से क्लियर नहीं होते हैं। मेन ट्रीटमेंट अगर ज़्यादा ही हार्ट की दिक्कतें हो गई है आपको तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही होता है। एक प्लीज़ क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके ही इतना क्रिटिकल आप डिसीजन लीजिए। शहर और इधर पर इंटरेस्टेड के दर्शक डॉक्टर दिनेश पड़ोले जो कि आपका सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हो, आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक, इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस आपके हॉस्पिटल का इसमें फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे दर्शक आपसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट। जी, तो जी। सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि यदि वो हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ जो है इसके बारे में फुल ट्रीटमेंट करना चाहे तो आपके यहाँ पे किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल्स में, उस बारे में आप बताइए। यहाँ पे जीटी पड़ोले हॉस्पिटल में हार्ट की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि ईसीजी, इको, वेंटिलेटर, मॉनिटर्स, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स, ये सारी ही ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाती है और 24 घंटे मैं यहाँ पे कार्यरत रहता हूँ। तो आपको कभी भी लगता है तो आप यहाँ के आके आपका इलाज करा सकते हैं। आज विश्व हृदय रोग दिन है सर, विश्व वर्ल्ड हार्ट डे है,
तो आपका क्या मैसेज होगा जनमानस के लिए, किस तरह से हार्ट को हेल्दी रखा जाए, उस बारे में आप बताइए। मैं आज वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पे लोगों को बिल्कुल भी डराना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ उनको ये बोलना चाहूँगा कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेसलेस लाइफ आप जिए, जिसमें कि आप टेंशन कम कर सके, और आप बस अपने बीपी और शुगर का ख्याल रखिए और मामूली आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आगे जाके आपको ज़िंदगी में कार्डियोलॉजिस्ट से शायद मिलने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर दिनेश पड़ोले सर, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने बताया कि वर्ल्ड हार्ट डे पे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है और किस तरह से केयर किया जाए, अवेयरनेस रखा जाए, और ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ अपने जीटी पड़ोले हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो आप दर्शक लोग संपर्क कर सकते हैं। और सर, आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक